नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं बीएससी 2025 में टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण क्षमता सब्जेक्ट में रिवीजन टाइप हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यू प्रश्न के माध्यम से। तो कल वाले लास्ट वाले वीडियो में हमने कुछ प्रश्न देखे थे, आगे हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की इस वाली वीडियो में भी आपको शिक्षण और अधिगम थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें सिलेक्शन के लिए यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो भूमिका रहेगी, तो उनको हम अच्छे से कवर कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कमजोरी आपकी ना रह जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, पढ़ो प्रश्न देखे और इसका उत्तर देने का प्रयास करो। यदि उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, हम शिक्षण करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षण करवा रहे हैं। शिक्षण एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है जिसमें पहले से हम एक उद्देश्य लेकर के शिक्षण करवाते हैं और किसी कारणवश यदि उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इसका अर्थ तात्पर्य क्या होगा, क्या वजह हो सकती है? छात्र की लापरवाही है, या पाठ्यक्रम कठिन है, या शिक्षक की रणनीति दोषपूर्ण है, विद्यालय बड़ा नहीं है, ये सारी सुविधाएं नहीं है सर, इसलिए हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसमें? हाँ, शिक्षक की रणनीति में कुछ न कुछ कमियां रही है सर, तभी हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रभावशाली शिक्षण की पहली विशेषता क्या होती है? प्रभावशाली शिक्षण करवाए हैं जिसमें पहली जो विशेषता है क्या होनी चाहिए? छात्रों की उपस्थिति, विषय वस्तु का कठिन होना, स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य होना और शिक्षक का अनुशासन होना। तो पहली हमारी विशेषता है प्रभावशाली शिक्षण में कि हमारा जो लक्ष्य है, जो चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। यदि निश्चित लक्ष्य नहीं है और स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति पूरी नहीं हो पाएगी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अच्छा शिक्षण विद्यार्थियों में किसे बढ़ावा देता है? अच्छा शिक्षण जो बेस्ट शिक्षण है वो किसको बढ़ावा देता है? मौन अनुशासन, प्रतिस्पर्धा को, प्रतिक्रिया को, या परीक्षा का डर है? प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है कि आप बच्चे को कुछ मतलब दिया है ना, बताया किया है, तो छात्र भी वापस उसका रेस्पॉन्स करेगा, कुछ न कुछ इसकी प्रतिक्रिया करेगा। हाँ, या जो लक्ष्य लेकर के आप जो उद्देश्य लेकर के शिक्षण करवा रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति आपको होगी। तो क्या होगा? पहली किसको बढ़ावा देता है? तो प्रतिक्रिया। शिक्षण के उद्देश्यों में रुचि उत्पन्न करना किस पर केंद्रित होता है? शिक्षण के उद्देश्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना ये किस पर केंद्रित होता है? शिक्षक के ज्ञान पर, गुरु जी कितना जानते हैं उस पर, विषय की कठिनाई पर, छात्रों की रुचि पर और पाठ्यक्रम की लंबाई पर। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका रहेगा छात्रों की रुचि पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों की रुचि पर डिपेंड करता है। हाँ, शिक्षण का एक महत्वपूर्ण गुण है केवल व्याख्यान देना, केवल बोलना है, इसके बारे में बता देना है कि छात्रों को उत्तरदायी का जो कार्यभार देना, उत्तरदायित्व देना है, केवल परीक्षा लेना है, या पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता। बिल्कुल,
महत्वपूर्ण गुण है कि छात्रों को उत्तरदायित्व गुण की विकसित करे। हाँ, अच्छा शिक्षक शिक्षण को किसके अनुसार ढालता है? एक अच्छा जो टीचर है, शिक्षक है, वो अपने शिक्षण को किसके अनुसार ढालता है? विद्यालय के नियम के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार ढालता है, या छात्र की क्षमता और वातावरण के अनुसार, या फिर समय के अनुसार? शिक्षण को पढ़ाने का जो तरीका है वो किसके अनुसार ढालेगा? बच्चों की क्षमता और एनवायरमेंट के अनुसार डालेगा। नेक्स्ट, सफल शिक्षण के लिए आपको शिक्षण सफल करना है, इसके लिए शिक्षक को छात्रों के ध्यान को किस पर केंद्रित करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक पर, स्वयं पर, लक्ष्य पर, या प्रशासन पर? किस पर केंद्रित होना चाहिए? छात्रों के लक्ष्य पर है। छात्रों का ध्यान किस पर लगाना चाहिए? तो लक्ष्य पर। ऐसे तुम्हारा लक्ष्य है सिलेक्शन करवाना है। नवीन ज्ञान को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को किसका सहारा लेना चाहिए? परीक्षा परिणाम का, रिजल्ट का, पूर्व ज्ञान का, किताबों का, या समय सारणी का? कोई भी नई चीज पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चों को पूर्व ज्ञान से उसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पूर्व ज्ञान। तो ये जो रहेगी ना आगे, और शिक्षण विद्या जो तो विद्युत से आते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो जानते हैं, जो चीज जान रहे हैं, वहां से जोड़ते हुए नया ज्ञान प्रदान करना होता है। हाँ, शिक्षण की विशेषता है कि ये त्रुटियों को, जो गलतियां हो जाती है, उसको शिक्षण में गलतियों का क्या महत्व रहता है कि गलतियों को अनदेखा कर दो, गलतियों को बढ़ावा दो, गलतियों को छिपा दो, और गलतियों को निर्धारित कर उनमें सुधारना। क्या रहेगा? निर्धारित कर गलतियों को चुनो और फिर उसका सुधार करो। छात्रों की प्रगति को जानने के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा का आकार, क्लास स्कूल बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारा शिक्षण अच्छा है, या पाठ्य पुस्तक पढ़ा दिया तो छात्रों की प्रगति हो गई है। मापन एवं मूल्यांकन लेना चाहिए, पाठ योजना बनानी चाहिए। पाठ योजना भी जरूरी है, और योजना है, पाठ योजना भी जरूरी है, बट पाठ योजना का प्रयोग तो कब है? पढ़ाने से पहले ही योजना बनानी पड़ेगी। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? आपकी प्रगति को जानना है। सब पढ़ा लिया, कर लिया, तो फिर अब क्या करना पड़ेगा? मापन एवं मूल्यांकन करना पड़ेगा। हाँ, अब है प्रकृति। थोड़े से मोटे तौर पर देख लेते हैं। नेचर, शिक्षण का नेचर, शिक्षण की प्रकृति किसकी? शिक्षण एक अंतर प्रक्रिया किस के बीच में होती रहती है? तो शिक्षक और छात्रों के बीच में पाठ्यक्रम को लेकर के विचारों का आदान प्रदान होता है, या पाठ्यक्रम को लेकर के विचार करते हैं। ठीक है, एक पक्षी नहीं है, ये द्विपक्षीय है, दोनों तरफ से छात्र और शिक्षक मिलकर के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये कला और विज्ञान है। शिक्षण क्या है? एक कला है। दूसरे कलाकार होते हैं जो अपनी कला के माध्यम से बच्चों की रुचियों को, बच्चों की आकांक्षाओं को और मनोरंजन प्रदान करते हुए शिक्षण करवाते हैं, जिससे कि न तो वो शिक्षण बोझ टाइप लगता है, ना उसमें बोरिंग होते हैं बच्चे, है ना। कुछ गुरुजी गा गा करके पढ़ाते हैं, कुछ गुरुजी नाच नाच करके पढ़ाते हैं। तो ये भी क्या है? एक कला है, जिससे कि बच्चे उसको आकर्षित होते हुए ज्ञान पूर्वक, रुचि पूर्वक पढ़ते हैं। एक विज्ञान भी है,
विज्ञान उसको बोलेंगे इसमें क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कोई कार्य किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो शिक्षण भी क्या है? एक विज्ञान है। शिक्षा भी विज्ञान हो गया शिक्षण में। तो इसमें थोड़ी है कि आज पहला पाठ पढ़ लो, आज के बाद में बीच में कुछ पढ़ा दिया, आज कुछ पढ़ा दिया, कुछ को छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी होता है। पढ़े होगे कभी आप, है ना? तो गुरुजी क्या करते हैं? एक क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, योजनापूर्ण तरीके से पढ़ाते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं? विज्ञान। तो शिक्षण एक कला भी है और विज्ञान। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, है ना, वैसे वैसे इसमें डेवलपमेंट होता जाता है। ये कभी पूर्ण नहीं होता है कि भाई 5वीं पास हो गया, 8वीं पास हो गया, 12वीं पास हो गया, सब कुछ सीख लिया। ये जैसे जैसे बढ़ता रहता है, वैसे डेवलपमेंट होता रहता है। एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। इसमें जैसे विकास होगा वैसे वैसे दिमाग होगा, सब बढ़ेगा। और इसमें ये सतत का मतलब हो गया कंटिन्यूटी, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। एक निर्देशन की प्रक्रिया है, जिसमें एक योजना बना करके तैयार करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। तीन ध्रुवीय प्रक्रिया, तीन ध्रुव है, लोन डिग्री बताया कि तीन ध्रुव। एक शिक्षक हो गया, दूसरा छात्र हो गया, तीसरा ध्रुव कौन सा हो जाएगा? पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम को लेकर के शिक्षक छात्र पर चर्चा करते हैं। तो उद्देश्य प्रक्रिया एक निश्चित उद्देश्य रहता है, उद्देश्य लेकर के शिक्षण करवाया जाता है। एक सामाजिक और व्यवसायिक प्रक्रिया। सामाजिक है यानी केवल पाठ्यक्रम का ही ज्ञान लेना ये शिक्षण नहीं होता है। जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको हमारे समाज में, जो समाज के नियम के अनुसार चलना या उसका समाज में प्रयोग करना, है ना, और मतलब जो चीजें सीखी है उसका समाज में अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, ये सामाजिक प्रक्रिया है। और व्यावसायिक प्रक्रिया है। व्यावसायिक प्रक्रिया ये होती है कि जो भी शिक्षण करवाया जाता है ऐसे बाजार में नहीं मिलता। वो क्या करता है कि पहले खुद पढ़ता है, फिर प्रशिक्षण लेता है, फिर अनुभव एक्सपीरियंस लेता है, फिर उसके बाद में शिक्षण करवाया जाता है ना? तो ये क्या है? एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण में मापन किया जाता है, जो भी हम चीजें पढ़े हैं बाद में उसका मापन भी करते हैं कि हमने उद्देश्यों की प्राप्ति प्राप्त कर लिया है। और ये एक विज्ञान है। विज्ञान बताइए आपको। और ये औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। औपचारिक में क्या होता है? औपचारिक शिक्षण में क्या होता है? मतलब कहीं क्लास नहीं लेती कि आपने देखना, उसमें काफी सारे प्रश्न मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। औपचारिक शिक्षण ये होता है कि स्कूल में शिक्षा होती है, उसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम रहता है, एक निश्चित स्थान रहता है, एक निश्चित समय रहता है। देखिए इस समय और ये चीजें पढ़ाई जाएगी। जो स्कूल की शिक्षा होती है वो किस प्रकार की शिक्षा है? औपचारिक। एक पाठ्यक्रम निश्चित रहता है, स्थान निर्धारित रहता है, हाँ, समय रहता है, वही विद्यालय में पढ़ाई जाएगी। अनौपचारिक में जिसमें बाकी सारे हो गए, विद्यालय के बाहर ही हो गया, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ हो गए, ठीक है, तो सामाजिक संस्थाएं हो गई, परिवार हो गया, खेल का मैदान हो गया। खेल के मैदान से सीखते रहते हैं, वो सब चीजें किसमें आती है? औपचारिक। अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक में स्कूल वाले गए और अनौपचारिक में बाहर का। एक निरौपचारिक और हो गया, इसमें क्या होता है? पाठ्यक्रम रहता है बट उसमें जो उद्देश्य भी निर्धारित रहते हैं, लेकिन समय सीमा नहीं रहती है। वो अपनी इच्छा हो तब पढ़ो, स्थान भी निर्धारित नहीं है, आप अपनी इच्छा हो जहाँ पढ़ो। जैसे इंटरनेट का ज्ञान हो गया, ठीक है, टेलीविजन, दूरदर्शन हो गया, यूट्यूब हो गया, ये अपनी क्लासेस है। तो इसमें उद्देश्य तो है लेकिन समय नहीं, समय कुछ नहीं है, आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। वो किससे चला जाएगा? जीरो तक। हम इसमें की पसंद किस आएंगे? देखें, शिक्षण की प्रकृति में से किस रूप में समझा जा सकता है? शिक्षण की प्रकृति को किस रूप में समझा जा सकता है? ये केवल कला है, ये केवल कला है, केवल विज्ञान है,
केवल सामाजिक प्रक्रिया है, कला और विज्ञान दोनों है। तो शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है। फिर बात करते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु शिक्षण की किस प्रकृति को दर्शाते हैं? द्विध्रुवीय सतत प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। फिर बात करते हैं शिक्षण की कौन सी प्रकृति इसे समय के साथ विकसित होते रहने वाली प्रक्रिया सिद्ध करती है? ऐसी कौन सी प्रकृति बताती है कि समय के साथ साथ ये डेवलपमेंट होती रहती है? सतत में तो निरंतर चलने वाली है। क्या हो जाएगा इसमें? विकासात्मक प्रक्रिया। सतत में तो क्या आएगा? निरंतर चलने वाली है। ये क्या कह रहा है? समय के साथ विकसित होने वाली प्रक्रिया है। समय के साथ साथ ये विकसित होती रहती है। शिक्षण केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, ये जीवन भर चलती रहती है। ये प्रकृति को दर्शाता है। कौन सी प्रकृति को दर्शाता है? निर्देशात्मक, सतत, सामाजिक या औपचारिक। केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, जीवन भर चलता रहता। तो फिर क्या हो जाएगा? सतत। सतत चलने वाली प्रकृति हो जाएगी। अगला है शिक्षण की वह प्रकृति जिसमें उद्देश्यों का होना आवश्यक है, क्या कहलाता है? उद्देश्य होते हैं। तो सतत प्रक्रिया इसमें क्या होता है? निरंतर चलने वाले। स्वोद्देश्य नहीं, जिसमें उद्देश्य निहित होते हैं। व्यावसायिक में तो वो पहले पढ़ता है, प्रशिक्षण लेता है, अनुभव लेता है, वो व्यावसायिक में हो जाता है। औपचारिक में क्या हो जाता है? जो विद्यालय से विद्यालय की शिक्षा। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? स्वोद्देश्य। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तो प्रयास किया जाता है। जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। तो ये कौन सा जो प्रकृति बता रही है? निर्देशनात्मक है। निर्देशनात्मक, इसमें निश्चित लक्ष्य रहते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण किया जाता है। और शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करने से ही नहीं बल्कि ये समाज से जुड़ा होता है। ये शिक्षण की कौन सी प्रकृति को बता रहा है? निर्देशात्मक तो नहीं है। निर्देशात्मक में क्या बताता है? लक्ष्य। सामाजिक यही होगा। त्रिध्रुवीय में तो 3 ध्रुव होते हैं और सतत में निरंतर। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? सामाजिक। नेक्स्ट, जब हम कहते हैं कि शिक्षण का मूल्यांकन किया जा सकता है तो कौन सा है? मापन योग्य हो जाएगा। अगला, जब कोई व्यक्ति अनुभव करता है, अभ्यास और प्रशिक्षण से शिक्षक बनता है तो यह शिक्षण की कौन सी प्रकृति को दर्शाता है? व्यावसायिक प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट, शिक्षण केवल पाठ्य पुस्तकों से ही नहीं होता, यह घर, समाज व अनुभव से भी प्राप्त होता है। कौन सी? अनौपचारिक प्रकृति। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा लेना, जानकारी छिपाना, ज्ञान प्रदान करना और अनुशासन बनाना, ज्ञान प्रदान कराना, ये मुख्य उद्देश्य रहेगा। शिक्षण द्वारा छात्र के किस पक्ष में परिवर्तन लाया जा सकता है? केवल बाहरी व्यवहार में, केवल वेशभूषा में, व्यवहार और मनोवृत्ति में, केवल बुद्धि में। शिक्षण के द्वारा छात्रों के व्यवहार और मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जाता है। वर्तमान एवं भावी जीवन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? पैसे की आवश्यकता है, परीक्षा देना आवश्यक है, शिक्षण आवश्यक है, कड़ी मेहनत है, शिक्षण आवश्यक है। जिस दिन ये शिक्षण समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। कितना जरूरी है समझ लो। और तुम हल्के में ले रहे हो इसको। अनुदेशन प्रारूप तैयार करने हेतु शिक्षण क्या प्रदान करता है? अनुदेशन प्रारूप, अनुदेशन मतलब एक योजना बना करके, एक तरीका, योजना बना करके शिक्षण प्रदान करना। इससे क्या होगा? भाषाई ज्ञान मिल जाएगा, साहित्य दृष्टिकोण होगा,
वैज्ञानिक आधार मिलेगा, नैतिक मूल्यों का ज्ञान होगा, वैज्ञानिक आधार मिलेगा। जो मनोवैज्ञानिक दार्शनिक है, जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आधार क्या है कि शिक्षण करवाओ इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चा रुचि के साथ, उनकी जिज्ञासा के साथ पढ़े। तो आप योजना बना करके यदि शिक्षण कराओगे, अनुदेशन प्रारूप के साथ शिक्षण कराओगे, तो इससे क्या मिलेगा? हाँ, वैज्ञानिक आधार या मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान होगा। नेक्स्ट है कि छात्रों को जीवन के अनुभव से कौन अवगत कराता है? विद्यालय, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण और परीक्षा। छात्रों को जीवन के अनुभव से शिक्षण ये अवगत कराता है। शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता क्यों होती है? केवल समय बिताने के लिए, टाइम पास करने के लिए है? छात्रों को जानकारी देने के लिए? शिक्षक को व्यस्त रखने के लिए? गुरुजी व्यस्त बैठे रहते इसलिए भी पढ़ाओ? विद्यालय की शोभा बढ़ाने के लिए? छात्रों को ज्ञान देने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण का कौन सा पहलू छात्रों की क्षमताओं को विकसित करता है? पाठ्य पुस्तक की कठिनता, शिक्षक का अनुशासन, शिक्षण की प्रक्रिया और विद्यालय का वातावरण। शिक्षण की प्रक्रिया छात्रों की क्षमताओं को विकसित करता है कि आप किस तरीके से शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण को किस तरीके से प्रोसेस में ला रहे हैं। शिक्षण का कौन सा पहलू छात्रों में योग्यता विकसित करने में सहायता प्रदान करता है? केवल स्मृति, अनुशासन, विविध गतिविधियां या उचित शिक्षण? उचित शिक्षण। भाई इन्वायरमेंट देख करके या जिस टॉपिक को देख करके इसमें कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो बच्चों को, जैसे हमारे सार्वजनिक स्थल पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को लेके चले जाओ, यदि पास में उचित लगे, रेलवे स्टेशन बता के लियो, बस स्टैंड बता दो, ट्रेन में बिठा दो, एयरपोर्ट हो पास में तो हाँ वहां दिखा के लियो। जैसा आपको उस इन्वायरमेंट के अनुसार उचित शिक्षण लगे उससे करवाना चाहिए। शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? मनोरंजक, कौशल युक्त, जटिल और अप्राकृतिक है। कौशल युक्त प्रक्रिया है जिसमें गुरुजी अलग अलग अपने कौशलों का प्रयोग करते हुए शिक्षण को रुचिपूर्ण, आनंददायी, मनोरंजक और बनाते हैं। छात्रों को सूचनाएं प्रदान करने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तकनीकी उपकरणों की, शिक्षण की, अभिभावक की, खेल की। सूचनाएं देनी है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? शिक्षण की। शिक्षण होगा तभी तो सूचना मिल पाएगी, वरना सूचना कहां से मिलेगी? यस, करके सीखना किस सिद्धांत का आधार है? लर्निंग बाय डूइंग, खुद क्रियाशील रह करके करना। अच्छा, नाम क्रियाशीलता लिखा हुआ है। हाँ, क्रियाशीलता सिद्धांत में क्या रहेगा? करके सीखना, बच्चा खुद उस कार्य को करके सीखेगा। अगला है शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कौन सा सिद्धांत मार्गदर्शन प्रदान करता है? मार्ग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। पहले हमारे को उद्देश्य निर्धारित करने पड़ेंगे कि ये चीजें पढ़ा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करना है। सभी छात्रों को समान अवसर देना किस सिद्धांत की विशेषता है? प्रेरणा का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। पहले तो इन चारों को समझ लो क्या होता है। प्रेरणा का सिद्धांत में क्या होता है कि जो भी बच्चा एक्टिविटी करता है उसको बाद में पुनर्बलन दिया जाए, ठीक है? क्योंकि बच्चा कार्य करने के बाद में यदि पुनर्बलन उसको मिलता बच्चे को तो बच्चा और कार्य करने के इच्छुक हो जाता है, ठीक है? जो भी काम किया उनको बोला शाबाश, वाह, वेरी गुड, आज बाबू ने हाँ कितना अच्छा काम किया, तो बाबू क्या करेगा? आइसक्रीम भी खिलाते हैं।
हाँ, और यदि उसको डांटेंगे पीटेंगे तो बच्चा उस कार्य को नहीं करे, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेरणा का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत में कहता है कि पूरा जो पाठ रहता ना उसको अलग अलग खंडों में बांट बांट करके पढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चा जल्दी सीखेगा। और लोकतांत्रिक सिद्धांत में क्या रहेगा? सबको स्वतंत्र रखा जाए, ठीक है, हर बच्चे को भी पूछने का अधिकार दिया जाए, जिसको भी नहीं आएगा सब पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं केवल बाबू तू ही पूछेगा बाकी कोई नहीं पूछेंगे। तो ये लोकतांत्रिक सिद्धांत रहेगा जिसमें बच्चों को भी पूछने का अवसर दिया जाए, हाँ सभी बच्चों को। और चयन का सिद्धांत में यह था कि पढ़ाने के लिए इतना मटेरियल है कि एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है, तो आप उसमें से क्या चीज पढ़ानी है और क्या नहीं पढ़ानी, उसको कहते हैं चयन का सिद्धांत। तो बताओ अब इसका आंसर क्या रहेगा? लोकतांत्रिक सिद्धांत। सभी छात्रों को समान अवसर देना। अच्छा वापस आ गया क्या? थॉर्नडाइक का अभ्यास नियम किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? प्रेरणा, क्रियाशीलता, पुनरावृत्ति और सृजनात्मकता। थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे सीखने के। वैसे तो नियम 3 और 5, टोटल कितने नियम बताए थे? 8 बताए थे। 3 नियम बताए थे मुख्य नियम और 5 बताए थे गौण। तो पहला तो बताया तत्परता का नियम, तत्परता, सही है, तत्परता का नियम। दूसरा है प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। और तीसरा नियम है अभ्यास का नियम। ये नियम भी याद रखना, इससे भी प्रश्न बनते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सीखने के नियमों में मुख्य नियम नहीं है। ठीक, तत्परता का नियम कहता है कि जो भी चीज आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को पहले तैयार करो, उसको सीखने के लिए इच्छुक करो, उसको में जिज्ञासा पैदा करो। वो यहां तक कह के गए कि आप घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब की पाल पर ले जा सकते हैं, उसके मुंह को पानी में डुबो सकते हैं और फिर भी नहीं पिए तो उसको उठा करके पानी में डाल भी सकते हैं, लेकिन पानी पीना तो उसकी इच्छा पर है। जब तक घोड़े की इच्छा नहीं होगी तब तक वो पानी नहीं पिएगा। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? तत्पर, तैयार करना पड़ेगा। प्रभाव, जो भी कार्य किया है उसका प्रभाव क्या है, उसमें यदि संतुष्टि मिल रही है तो उस कार्य को और करने का प्रयास करेगा, और उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही है तो उस कार्य को फिर वापस दोबारा नहीं करेगा। और जो कार्य कर लिया है, जो किया है, जो सीखा है, उसका यदि अभ्यास नहीं करेगा तो उसको वापस भूल जाएगा। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। उन्हीं की जिंदगी में तो अभ्यास का नियम क्या बताता है? पुनरावृत्ति। किसी भी सीखी हुई चीज को हाँ पुनरावृत्ति करना, नहीं तो भूल जाएंगे। आज सर वापस यही थॉर्नडाइक का यही नियम लगा रहे हैं आपके, है ना, क्योंकि जो आपने पहले पढ़ा है हाँ वापस उसकी पुनरावृत्ति है जिंदगी में। चलिए ना कि डॉग प्रोजेक्ट विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रोजेक्ट विधि क्रियाशीलता पे। यह भी किस पर है? क्रियाशीलता। 2-3 विधियां याद रखनी है, एक किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, है ना, किंडरगार्टन प्रोबेल ने और किंडरगार्टन, अरे प्रोबेल महोदय जी ने किंडरगार्टन शिक्षण विधि का प्रवर्तन मतलब चालू की थी उन्होंने। हाँ। जिसमें छात्र खुद क्रियाशील रहते हैं। चलो आगे, व्यक्तिक व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखने वाला सिद्धांत कौन सा? जानो व्यक्तिक भिन्नता क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या होता है व्यक्तिगत विभिन्नता? व्यक्तिगत भिन्नता हाँ 5 ही आंगलियां हरी की ना होया करत है। आपके
क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ेंगे सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक मुझे कह के गए थे, काफी मनोवैज्ञानिकों से बात की थी मैंने, उन्होंने मुझे बताया इस दुनिया में जितने भी आदमी है ना, कितने आदमी, हाँ, जितने भी आदमी है उतने आदमियों में से कोई भी दो आदमी सेम टू सेम नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। हाँ, भले जुड़वा भाई भी क्यों नहीं हो, भले उनकी शक्ल सेम मिल रही होगी, हाँ, लेकिन उसकी रुचियों में, बुद्धि में, उसकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं उसमें हाँ मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, इसी को क्या बोलते हैं, व्यक्तिक भिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो इसमें ये प्रश्न देने का मतलब यह है कि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाना चाहिए। जैसे मैं कमजोर प्राणी हूं, आप लोग बुद्धिजीवी प्राणी, नहीं, आप बुद्धिजीवी प्राणी हो। विद्यार्थी की भागीदारी को प्राथमिकता किस सिद्धांत में दी जाती है, मतलब ये कह रहा है ऐसा कौन सा सिद्धांत है शिक्षण का जिसमें विद्यार्थी की भागीदारी रहेगी, स्टूडेंट भी उसमें भाग लेंगे। तो मनोरंजन में तो मनोरंजन रुचिपूर्ण होना चाहिए, पुनरावृत्ति में अभ्यास करना चाहिए, योजना जो पहले योजना बनी हुई उनकी लोकतांत्रिक, जिसमें विद्यार्थी की भी भागीदारी रहती है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर के शिक्षण करेंगे। शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी लोकतांत्रिक में, मार्गदर्शक। शिक्षक कौन रहेगा, मार्गदर्शक। प्रेरणा किस प्रकार की प्रक्रिया, समाप्ति प्रक्रिया, आरंभिक सतत प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया। प्रेरणा किस प्रकार की प्रक्रिया है, आरंभिक और सतत प्रक्रिया। प्रेरणा शुरू जो पाठ्यक्रम जैसे पढ़ाना शुरू किया है तब से लेकर के कंटिन्यू ये रहना चाहिए। शिक्षण को क्रमबद्ध और व्यवस्थित बनाने हेतु कौन सा सिद्धांत सहायक होता है, तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित योजना, प्लानिंग अपन पहले बना करके शिक्षण करवाएंगे, जिससे क्या रहेगा, हमारा शिक्षण है सही तरीके से रहेगा होगा। कठिन विषयों को छोटे छोटे खंडों में बांटना किस सिद्धांत से संबंधित है, विभाजन से। विभाजन छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ करके बांट करके पढ़ाना चाहिए। पाठ्य वस्तु का चयन करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मात्राएं अधिक हो, कठिन भाषा हो, छात्रों की रुचि और योग्यता के अनुसार हो, शिक्षक की सुविधा के अनुसार हो, छात्रों की रुचि के अनुसार हो। किस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को शिक्षा जीवन से जोड़कर देनी चाहिए, जीवन से संबंध। एनसीएफ 2005 भी हमारा कहता है, नाम होनी होता है जिंदगी में कहीं होनी हो, मैं कह रही हूँ जो एनसीएफ 2005 भी किस पर जोर देता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, हाँ, जीवन से संबंधित होना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाने हेतु कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, रोचक और प्रभावी बनाना, प्रेरणा, पुनरावृत्ति, उद्देश्य और सजा। प्रेरणा ये जो है इसमें रोचक और प्रभावी बनाता है। शिक्षण एक कला है, इसका तात्पर्य क्या है, तो इसमें रचनात्मकता, योजना, कुशलता की आवश्यकता होती है, तभी तो इसको शिक्षण को हम क्या बोलते हैं, कला है, आर्ट है। हाँ, शिक्षण में योजना का क्या महत्व है, प्लानिंग। काफी आपने नाम सुना होगा, इस थोपड़े से सुना होगा आपने कि शिक्षण में योजना। व्हाट इज योजना,
तो शिक्षण क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण होता है। बालक कार्य करके सीखते हैं, ये विचार किसका है? फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। और इनकी एक विधि है किंडरगार्टन। कौन सी है? किंडरगार्टन है। हाँ, ये आपके पिछले एग्जाम में पूछा हुआ भी है। किंडरगार्टन के प्रवर्तक कौन है? फ्रोबेल। इन्होंने कहा कि फ्रोबेल साहब मुझे कह के गए थे। हाँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि विद्यालय एक बगीचा है। विद्यालय क्या है? बगीचा है। शिक्षक क्या है? माली है। और बच्चे एक विद्यालय में या बगीचे में खिलते हुए फूल है। अब माली जितना सींचेगा उतने फूल खिलेंगे। धतूरा का क्रियाशीलता को बढ़ावा देने वाली पद्धति कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि। हाँ, प्रोजेक्ट विधि ये भी एक क्रियाशीलता को करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। हाँ, शिक्षण में मनोरंजन का क्या स्थान है? मनोरंजन क्यों करवाया जाता है गुरुजी? हाँ, समय खराब करना, सीखने में रुचि बढ़ाता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या है? सहभागिता और समानता। इसमें छात्र भी साथ में सक्रिय रहते हैं और समान रहते हैं किसी के साथ। हाँ, ऐसा नहीं कि एक नहीं पूछेगा दूसरा पूछेगा। रायबर्न के अनुसार शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? सही चयन पर। चयन का सिद्धांत पढ़ा दिया कि क्या चीज पढ़ानी है क्या नहीं पढ़ानी है। जो जैसे तो आपके सर करते ना। हाँ, शिक्षण में रचनात्मकता किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ? रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, निर्माण और मनोरंजन। नई चीज का निर्माण करना। 2, 3 या 6 जैसे गीत गा गा कर पढ़ाते ना, मेरा गुरुजी गीत गा गा पढ़ा है। यूं कही है बताता हुए गाँव का हमारा तो बुढ़िया कंठ चल है। इससे मनोरंजन और छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। क्या मतलब है? हाँ, बार बार अभ्यास करने से ये कहता है कि रस्सी भी एक स्थान पर आती जाती रहती है। एक कोमल सी रस्सी एक कठोर पत्थर पर भी निशान कर देती है। हमारे टाइम पे क्या होता था? पानी लाने के लिए कुएं पे जाना पड़ता था। तो आजकल तो पेट नल उठे ला जाओ अपने पनघट के वहीं पे किचन में थे। हमारे तो वहां जहाँ हम सोते रहते हैं ना, वहां पर भी ऊपर नल लगा हुआ। जब भी प्यास लगती है टूटी चला लेते हैं। लाइब्रेरी में क्या हम यही करेंगे, प्रत्येक बच्चे के वही टूटी लगा देंगे। तो इससे क्या होगा? अभ्यास एवं पुनरावृत्ति। शिक्षण की सफलता का आधार क्या है? प्रेरणा, अनुशासन, परीक्षा या अवलोकन। सफलता का आधार तो इसमें प्रेरणा, प्रेरणा आएगा। प्रेरणा। शिक्षण की सफलता का आधार क्या है? मोटिवेशन। प्रत्येक पाठ के पीछे क्या होना चाहिए? प्रश्न उत्तर। ये यूं पूछना चाह रहा है कि आप पाठ पढ़ा रहे हैं तो आप पाठ पढ़ाने के पीछे क्या है? तो एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए।
छात्र केंद्रित शिक्षण का समर्थन किस सिद्धांत में होता? बाल केंद्रित शिक्षण, व्यक्ति के भिन्नता, जिसमें सभी बच्चे को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाया जाता। पुनरावृत्ति क्यों आवश्यक है? बार बार इसका रिवीजन क्यों करवाया जाता है? ज्ञान स्थायी करने के लिए। एनसीएफ 2005 में 5 किस पर बल दिया है? शिक्षा का व्यवसायीकरण। जीवन से जोड़कर शिक्षा देना है। शिक्षण की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, या पूर्व ज्ञान से, हाँ, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नवीन ज्ञान प्रदान करना। प्रभावी शिक्षण के लिए अनुशासन कैसे बना रहता है? हाँ, रुचिपूर्ण शिक्षण से। यदि रुचिपूर्ण आप शिक्षण कराओगे तो अनुशासन बना रहेगा। छात्रों की जिज्ञासा कैसे बढ़ाई जा सकती है? हाँ, इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन दे करके, रोचक। हाँ, हाँ, शिक्षण योजना में क्या शामिल होना चाहिए? उद्देश्य, विद्या और सामग्री। हाँ, सीखने वाला केंद्र बिंदु है। सिखाने वाला, सॉरी, सीखने वाला, ये किस सिद्धांत में? सीखने वाला मतलब छात्र। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें छात्र केंद्र बिंदु रहता है? लोकतांत्रिक। इसमें स्वतंत्र रहते हैं ये। हाँ, शिक्षक मार्गदर्शक होता है और छात्र केंद्रित रहते हैं। होशियार है? आ जाए यहाँ को नंबर। बस यहाँ के लिए 3 महीने है, मैं 3 महीने एक टाइम रोटी खा रही हूँ यहाँ का पूछ रहे। हाँ, देखो ना, वजन घट गया हमारा 10 किलो। भाई जिशान तिशान यहाँ पर सिलेक्शन हो जाओ तो हमारी आत्मा दाब जाओ। डाल्टन विधि किस पर आधारित है? सेल्फ स्टडी। इसमें वो करके सीखना है ना, करके सीखना, खुद कार्य करके क्रियाशील रह करके सीखना। हाँ, व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान में रखकर कौन सा सिद्धांत है? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत भिन्नता। चलो नेक्स्ट, पाठ्य वस्तु का चयन किस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए? विद्यार्थियों की क्षमता, शिक्षक की सुविधा, सामाजिक प्रासंगिकता, शैक्षिक उद्देश्य। हाँ, शिक्षक की सुविधा के अनुसार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरुजी इधर नहीं, मैं तो घर बैठे बैठे पढ़ाओ, हमारे साथ पाठ्यक्रम बनाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कठिन विषयों को सरल भागों में विभाजित करना, ये कौन सा सिद्धांत बताता है? जो कठिन विषय होते हैं उसको सरल सरल भागों में बांटो, विभाजन का सिद्धांत है। टुकड़े कर करके पढ़ाइए। और शिक्षण में क्रियात्मक भागीदारी किस विधि में मिलती है? प्रोजेक्ट विधि में। क्रियात्मक भागीदारी, बच्चों को क्या कर देते हैं? काम सौंप देते हैं, ये काम तुम कर, वो फिर वो कार्य करके देखता। मतलब जैसे कि एक बगीचा दे दिया, उसका क्षेत्रफल निकालना है ना, ये सब काम देते रहते हैं। शिक्षक एक मार्गदर्शक है, कौन से वाले में? ये कौन सी सिद्धांत से मेल खाता है? मार्गदर्शक लोकतांत्रिक सिद्धांत में। आत्मनिर्भरता किस सिद्धांत का उद्देश्य है? आत्मनिर्भरता, अनुशासन, निर्माण और मनोरंजन, जीवनोपयोगी और व्यक्तिगत भिन्नता। कौन सा आएगा? जीवनोपयोगी है आत्मनिर्भरता, निर्माण और मनोरंजन। आत्मनिर्भरता किस सिद्धांत का उद्देश्य है? निर्माण और मनोरंजन। हाँ, निर्माण और मनोरंजन, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट, बिना योजना के शिक्षण कैसा होता है? प्रभावशाली। ये तो योजना बनेंगे तो प्रभावशाली रहेगा, रोचक रहेगा, सर्वनिष्ठ रहेगा।
लेकिन यदि बिना योजना के हम शिक्षण कराएंगे तो अव्यवस्थित रहता है। प्रेरणा के अभाव में अधिगम कैसा होता है? प्रेरणा के अभाव में धीमा और उबाऊ हो जाता है। और पुनरावृत्ति का मुख्य लाभ क्या है? बार बार पढ़ान, हाँ, जो याद है वो अच्छा याद हो जाता, भूले नहीं, इसको स्मृति सुदृढ़ हो जाती। चुनाव का सिद्धांत किससे संबंधित है? उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना। क्या हुआ? शिक्षा में मनोरंजन किस भूमिका में सहायक है? मनोरंजन क्यों करवाया जाता है? रुचि व समझ को बढ़ाने में। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया, कौन सा सिद्धांत कहता है? किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ? सतत प्रक्रिया है, जीवन संबंध से, है ना, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। जिंदगी भर शिक्षण चलता रहता है। रचनात्मकता किस स्थिति को बढ़ाती है? रचनात्मकता अवसर देने पर, अवसर दिए जाने पर रचनात्मकता की स्थिति बढ़ती है। ठीक है, बच्चे को खुद को उसको विचार, भाई बोल बोल बोल, क्या बोल बोल, तो वो हाँ बोलेगा, कुछ नया विचार देगा, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। बेसिक शिक्षा योजना किस पर आधारित है? बेसिक शिक्षा, गांधी जी आपने क्रियाशीलता। प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम को प्रारंभ करना और अधिगम बनाए रखना। और अंतिम प्रश्न है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करने होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अब अपन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और एक अच्छा सा कमेंट करना। ओके।